आज हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बच्चों, इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको इस चैप्टर में प्रयोग होने वाली विधियां और प्रश्नों को हल करने के लिए जो उनके नियम हैं वो आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये समीकरण क्या होता है। समीकरण, जब हम किसी कथन को इस प्रकार लिखते हैं कि x - 3 = 6। x एक अज्ञात राशि है जिसके बारे में हमको पता नहीं है और हम कह रहे हैं कि उस अज्ञात राशि में 3 घटाने से हमको 6 मिलता है। तो यह एक सरल निरूपण है। इस सरल निरूपण को आप समझ सकते हो। क्या वो समझ सकते हो कि आप तुरंत कह सकते हो कि हम जब 9 से 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो अभी हमने 9 का नाम नहीं लिया था, आपने तुरंत समझ लिया हमारे स्टेटमेंट को जब हमने कहा कि किसी संख्या में 3 घटाने से हमको 6 मिलता है। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया कि भाई वो तो संख्या 9 है, 9 में हम 3 घटाएंगे 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। तो जो ये कथन हमने कहा था कि किसी संख्या में 3 घटाने से 6 प्राप्त होता है, इसका निरूपण जब हमने गणितीय भाषा में किया, बीज गणितीय भाषा में किया, तो यह समीकरण कहलाया। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। दो पक्ष होते हैं और इन पक्षों में क्या क्या होते हैं। एक, जैसे ये चर पद है। चर पद मतलब ऐसा पद जिसमें अक्षर का प्रयोग किया गया है। ये अचर पद है। इधर भी ये अचर पद है। अर्थात किसी एक पक्ष में चर और अचर दोनों पद हो सकते हैं या केवल एक ही प्रकार का पद हो सकता है। बाएं पक्ष में भी बहुपद होते हैं और दायां पक्ष भी बहुपद या एकल पद के रूप में हो सकता है। ठीक इसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे तुम्हारे तराजू की स्थिति। दोनों पक्ष जब बराबर होते हैं तो हम बांट की सापेक्ष तुल्य वस्तु ग्राहक को देते हैं। चलते हैं। तो ये हो गया समीकरण। समीकरण में जरूरी क्या है? एक बराबर का चिन्ह हमको मिलना चाहिए। बराबर के चिन्ह से दोनों तरफ, एक तरफ बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष। जब हम समीकरणों को हल करते हैं, जैसे इस समीकरण में केवल एक चर का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो इस चर के अलावा अन्य पदों का पक्षांतर किया जाता है। एक नया शब्द आपने सुना, पक्षांतर। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पद पक्षांतर। जब पूरा का पूरा पद, जैसे -3 पद है, इसको पूरा हम इस बराबर के निशान के उस तरफ ले जाएं, अर्थात बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएं, तो यहां पर ऐसी दशा में अगर प्लस चिन्ह वाला पद है तो वो माइनस चिन्ह वाले पद में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस चिन्ह वाला पद है तो वो प्लस चिन्ह वाले पद में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात आती है गुणांक। गुणांक का जो पक्षांतर है वो क्या होता है? एक दूसरा समीकरण हम लिखते हैं 3x - 2 = 4। तो इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो पहले -2 पद का पक्षांतर करते हैं तो उधर जाकर ये +2 बन जाता है और इधर 3x बचता है। ये 3x = 6 हो जाता है। अब यहां x के साथ 3 लगा हुआ है और 3 क्या है? ये इस x का गुणांक है,
क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह साइलेंट है, छिपा हुआ है। इसलिए जब हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे, क्यों करेंगे? इस समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण को हल करने का क्या तात्पर्य है? हमें इस समीकरण से x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो x बराबर 3 इधर गुणा की स्थिति में है, तो जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा या दाएं पक्ष में जाएगा तो इसकी स्थिति भाग वाली बन जाएगी। तो x बराबर 6/3, जब हमने भाग लगाया तो 2। तो इस प्रकार हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। अर्थात गुणांक के पक्षांतर में क्या होता है, गुणा भाग में कन्वर्टेड हो जाता है और भाग गुणा में बदल जाता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, हमेशा पदों का पक्षांतर प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, और गुणांकों का पक्षांतर गुणा से भाग की ओर और भाग से गुणा की ओर किया जाता है। तो ये तो हो गया किसी समीकरण से किसी पद का पक्षांतर करना या गुणांक का पक्षांतर करना। तो अभी तो विद्यार्थी समझ चुके हैं कि समीकरण का अर्थ क्या होता है। अब आते हैं 2 चर वाले समीकरण। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा 4x + 3y = 12। तो इस समीकरण में ये एक चर पद है और ये दूसरा चर पद है। ये पहला चर पद है और ये दूसरा चर पद है, और ये समीकरण है क्योंकि यहां पर बराबर का निशान लगा हुआ है और 2 पक्ष हैं। तो बराबर का निशान लगा है, 2 पक्ष होने के कारण ये समीकरण है। इस समीकरण में 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह 2 चरों वाला समीकरण है। तो 2 चरों वाले समीकरण आपको जो मिलेंगे वहां पर क्या अनिवार्यता होगी? नंबर 1, बराबर का निशान लगा हो अर्थात 2 पक्ष हो। नंबर 2, उसमें 2 चरों का प्रयोग किया गया हो। अब बातें उठती है कि 2 चरों का प्रयोग क्या बाएं पक्ष में ही होंगे? तो नहीं, इन दोनों चरों का प्रयोग ऐसा हो सकता है कि दोनों चर बाएं पक्ष में हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक चर बाएं पक्ष में दूसरा चर दाएं पक्ष में हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चर दाहिने पक्ष में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चर दोनों पक्षों में हो। तो ऐसी अनियमित स्थिति में हम पक्षांतर के द्वारा समीकरण को उसके मूल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो अब बात आ गई क्या? समीकरण का मूल रूप। कौन से समीकरण का? 2 चर वाले समीकरण का मूल रूप। तो 2 चर वाले समीकरण का मूल रूप क्या होता है? ax + by = c। a और b क्या है समझिए जरा। a क्या है? x का गुणांक। b क्या है? y का गुणांक। c क्या है? अचर पद। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ये जरूर ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। यहां हमने ए बी सी लिखा है, जबकि प्रश्नों में इसकी जगह आपको संख्यांक मिलेंगे, इसीलिए देखो इनमें अंक लगा हुआ है, गुणांक। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना है, तो चूंकि समीकरण 2 चरों वाला है, इसलिए जब आप इसे हल करेंगे तो आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। समीकरणों को हल करने के लिए नियम होता है कि जब आप एक चर वाला समीकरण हल करेंगे तो आपको 1 समीकरण की आवश्यकता होती है, 2 चर वाला हल करेंगे तो 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है, 3 चर वाले समीकरण को हल करेंगे तो 3 चरों की आवश्यकता होती है। अर्थात जितने चर वाले समीकरण को आप हल करना चाहेंगे आपको उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो यदि हमने दूसरा समीकरण भी इसी रूप में लिखा तो अब तो दोनों एक ही हो गए। अब हम इसमें ये पहचान नहीं सकते कि कौन पहला है और कौन दूसरा है। तो पहला और दूसरा पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले में 1 लगा देते हैं और दूसरे वाले में 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। तो पहला समीकरण किस रूप में आ गया? a1x + b1y = c1 के रूप में, और दूसरा समीकरण हो गया a2x + b2y = c2 के रूप में। तो इस प्रकार 2 चरों वाले जो समीकरण होते हैं वो इस रूप में होते हैं। चलते हैं भाई। अब समीकरणों को
सीखते हैं समीकरण के हल। जो ये समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे। तो चूंकि तुम्हारे पास दो समीकरण हैं तो दो चर हैं, तो दो चर हैं यानी प्रत्येक चर का अलग अलग मान प्राप्त होगा। x की वैल्यू अलग प्राप्त होगी और y की वैल्यू अलग प्राप्त होगी। लेकिन बच्चे ध्यान दें कि जैसा कि हमने आपको ज्यामितीय निरूपण में सिखाया था या आपने पूर्व में सीखा होगा कि जब हम एक बिंदु किसी पेज पर रखते हैं तो उस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम निर्देशांकों का सहारा लेते हैं। हमने लिख दिया 3,2। इसका मतलब क्या हो गया? 3 क्या है? भुज है, और 2 क्या है? कोटि है। 3 क्या है? भुज है, और 2 क्या है? कोटि है। तो इस भुज को हम x रूप बोलते हैं, इस कोटि को हम y रूप बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी बिंदु x, y के रूप में होता है। अच्छा, तो चल, तो हमने जब ये बात तय कर ली कि कोई भी बिंदु किस रूप में होता है? x, y के रूप में होता है, तो चलते हैं भाई। अब चूंकि यहाँ पे दो समीकरण थे, 2 बार x और y थे, तो किसी भी दो चर वाले समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें वहां पर क्या आवश्यकता होगी? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। एक समीकरण में 2 बिंदु कम से कम। क्यों? क्योंकि जब 2 बिंदु होते हैं तभी एक सरल रेखा का निर्माण होता है। बिना 2 बिंदुओं से सरल रेखा का निर्माण नहीं होगा। तो पहले समीकरण के लिए भी हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता है और दूसरे समीकरण के लिए भी हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। तो पहले समीकरण में पहली रेखा बनती है और दूसरे समीकरण में दूसरी रेखा बनती है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि आप 2 रेखाएं एक पेज पर खींचिए, तो हो सकता है 2 रेखाएं आप ऐसे खींच दो। तो क्या हो रहा है? ये दोनों रेखाएं कैसे हो रही हैं? ये दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट दिए। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपने दोनों रेखाएं ऐसे खींच दी। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। ये कैसी हैं? समांतर हैं, है ना। अब ये क्या है? प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। ये तो 2 स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति एक हो सकती है, वो क्या होगी कि ये हमने पहली रेखा खींची। ये हमने कौन सी रेखा खींची? पहली रेखा। अगर इसका नाम हमने रखा AB, एक दूसरी रेखा आई और इसके पर से होती हुई ये चली गई। इस रेखा का नाम है CD। पहली रेखा AB थी और दूसरी रेखा CD थी। अब देखो भाई, ये दोनों रेखाएं AB और CD प्रतिच्छेदी तो है नहीं। हाँ, समांतर हम इनको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 है। अब इन दोनों रेखाओं के चूंकि बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, तो हमको ये समझ में कम आ रहा है कि ये समांतर हैं। इसलिए हमने इनका एक नया नाम रख दिया, संपाती। क्या नाम रख दिया? ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। बच्चों, हमने तुमको ये इसलिए सिखाया कि 2 रेखाएं हम कितनी तरीके से एक कागज पर खींच सकते हैं। केवल और केवल यही 3 तरीके हैं। या तो वे प्रतिच्छेदी होंगी, या वे समांतर होंगी, या वे संपाती होंगी। तो इसी प्रकार 2 चर वाले समीकरणों के जो हल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अद्वितीय हल। इसका मीनिंग क्या है? अद्वितीय हल का मतलब हो गया अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका कोई भी दूसरा मान प्राप्त न हो, वो अद्वितीय कहलाता है। अर्थात आप जब x की वैल्यू निकालेंगे
तो कोई एक वैल्यू ही प्राप्त होगी हल करने से। y की वैल्यू जो निकालेंगे वो भी कोई एक वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात x और y के जो मान होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। जो आएगा वही आएगा, वैल्यू बदलेगी नहीं। तो इसकी दशा क्या होती है, ये कब हो सकता है, जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 कहां से, यहां से, a2 कहां से, यहां से। अगर हमने, हमारे पास जो दो समीकरण है उन समीकरणों के गुणांकों को हमने निकाला और अलग कहीं लगा के देखा, a1 बटा a2 हल कर लिया, b1 बटा b2 हल कर लिया, और दोनों का आंसर बराबर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह एक अद्वितीय हल होगा। पहली शर्त हो गई। फिर आते हैं सेकंड। सेकंड में क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा कब होगा, जब a1 बटा a2, पहली स्थिति में क्या था, बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर निकल गया, b1 बटा b2 के बराबर हो गया, तो फिर कह रहा है कि c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। कह रहा अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो जाए तो देख लो कि c1 बटा c2 कितना है, तो उनके बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो जाए, किंतु c1 बटा c2 के बराबर न हो, तो ऐसी दशा में कोई हल नहीं होता है। फिर तीसरा आता है अनंततः अनेक हल। अनेक हल, अनंततः माने अनंत तक, x के अनंत मान, y के अनंत मान प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में कब, जब ये तीसरी वाली स्थिति तुम्हारे पास होगी, रेखाएं संपाती होंगी। समांतर होने पर कोई हल नहीं। हल क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वही हल होता है। तो ये इसने केवल एक जगह काटी है, तो इसलिए एक हल होगा, अद्वितीय हल हो गया। इसने कहीं नहीं काटा तो कोई हल नहीं हो रहा है, और ये देखो सब जगह काट रही है, और जितनी बड़ी रेखा है हर जगह बिंदु कॉमन है, तो अनंत अनेक हल होंगे। तो इसकी दशा कब होती है, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाए, और यही मान c1 बटा c2 के बराबर भी हो जाए। अर्थात ये तीनों मान अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए गए समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये तो हो गया आपको समीकरणों के हलों के प्रकार, कि हल कितने प्रकार के होते हैं। अब सीखेंगे समीकरण हल करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। नंबर 1 विलोपन विधि। नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 वज्र गुणन विधि। और नंबर 4 आलेखी या ज्यामितीय विधि। तो ये 4 विधियां विद्यार्थियों को ध्यान रखना है और सीखना है। विलोपन विधि में क्या होता है, मुख्य कार्य